बी स्टार्टिंग विद द लेक्चर। ठीक है, चलो। बाकी जो जिन जिन लोगों को मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन सेक्शन में, प्लीज प्लीज पोस्ट अ येस इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो hello everyone, my name is Prakhar Srivastava and I am basically out from Jabalpur, and I did my graduation in like you can say mechanical from Government Engineering College. Then I secured All India third rank and I took admission in IIT Bombay. Then I dropped IIT Bombay to pursue my masters in like you can say management from NITI Mumbai, which is known as IIM Mumbai right now. तो मेरा experience या मैं कैसे इस area में land up किया, I have prepared for UPSC and MPPSC for about 2 years, and then I realized कि एग्जाम तो ठीक है बट मेरा पढ़ाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, एंड फ्रॉम पास्ट 7 years आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स एंड जनरल साइंस। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस लेक्चर। व्हाट वेलकम टू एग्जाम ओरिजिनल्स। एग्जाम ओरिजिनल्स क्या है? तो देखो, एग्जाम बहुत सारी कोचिंग्स हैं, आपको सब पता है, आपने बहुत सारी कोचिंग्स देखी भी होंगी। एक हमारा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, आप लोग इस पे फोकस करते हैं कि बस क्लास जाओ, अटेंड करो। मैं ये जितने बच्चों ने मेरे कोर्सेज लिए हैं, जितने बच्चों को हमने सब जगह पे एक ही चीज पोर्ट्रे की है कि सिर्फ क्लास अटेंड नहीं करनी है, क्लास अटेंड करने आप आ रहे हो, आप कहीं भी चले जाओ, बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस and you have to revise on weekly basis. That is what our basic module is. And finally you have to work on your self development, क्योंकि अगर आपकी पर्सनालिटी नहीं है, बिलीव मी, आप कितने भी तगड़े कैंडिडेट हो, यू विल बी थ्रोन आउट फ्रॉम द इंटरव्यू एट लाइक दिस। समझ रहे हो? क्योंकि वो बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है। एंड सिर्फ इंटरव्यू नहीं, मेंस का भी मैं आपको आज एक चीज क्लियरली बता दूं, आप लोग प्रिपेयर करना जा रहे हो, मेंस में आपके आंसर्स आपकी पर्सनालिटी बताते हैं। ठीक है, हु यू आर, हु एक्स वाई जेड इज, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर योर टेक ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। सो दैट इज वाई आप अगर सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दोगे, आपको लगेगा अरे सर क्या फालतू बातें कर रहे हो, तो आपकी क्वालिटी ऑफ आंसर्स पे इंपैक्ट पड़ेगा। बिलीव मी, सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कुछ बन जाओ। सिंपल, द वे यू लुक एट प्रॉब्लम्स अराउंड यू, यही सीखना है इस कोर्स में कि अगर कोई एक एक्सीडेंट हो जाता है, आप क्या करोगे? आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप क्या करोगे? कोई एक्सीडेंट हो गया, बिलीव मी, मुझे वो आंसर चाहिए जो आप सच में करोगे। ये नहीं कि बुकिश आंसर कि हाँ मैं फोन लगाऊंगा। आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है, यू आर गोइंग आउट एंड यू आर हैविंग लाइक यू कैन से ब्रंच विथ योर फ्रेंड्स, और आपने वहां पे देखा एक एक्सीडेंट हो गया, व्हाट डू यू डू? एक सिंपल सा आंसर दो भाई, क्या दिक्कत है? और मुंह खोलना सीखो तुम लोग, सब लोग, वेदर यू आर ऑनलाइन और ऑफलाइन। स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, बिकॉज इफ यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग, मतलब समझो यार, आप नहीं कर पाओगे, आप मेंस में ना आंसर नहीं लिख पाओगे। सो दैट इज वाई, थोड़ा सा बताओ ना, क्या लगता है क्या करोगे? फोन करोगे? क्या करोगे? कॉल, कुछ कॉल तो करोगे 108 पे। ठीक है, चलो, यू फ्रॉम योर एंड यू विल ट्राई। ठीक है, आप एम्बुलेंस को कॉल करोगे, इतना आप कर दोगे। लेकिन ऑल ऑफ यू नो, आपने कितनी बार एम्बुलेंस को कॉल किया और कितनी बार आपने एक्सीडेंट्स देखे हैं? ऐसा नहीं कि कभी एक्सीडेंट्स नहीं देखे। यू गाइज नेवर डू दैट। ये बुकिश नॉलेज होती है, बुकिश नॉलेज आप लोगों को बहुत है, बट द थिंग इज कि यू हैव टू स्टार्ट एक्सप्रेसिंग इट, यू हैव टू स्टार्ट एनैक्टिंग इट। ठीक है, सो दैट इज वाई ये पार्ट, बस ये 4 चीजें ध्यान रखो। कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लासेस में क्लियर होगी, प्रैक्टिस आपकी बुक्स और आपके आंसर राइटिंग पे होगी, डेली बेसिस पे आपके क्यूआर कोड जो दिए हुए हैं बुक में, वो आपको स्कैन करके क्वेश्चन सॉल्व अबाउट करने हैं प्रीलिम्स के। एक क्वेश्चन अभी तो नहीं, 10-15 दिन बाद से हम एक एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन देना शुरू करेंगे आपको। यू हैव टू राइट ऑन डेली बेसिस एंड दीज आंसर्स विल बी इवैल्यूएटेड बाय टॉपर्स। ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, रोज नहीं, बट हाँ हम कोशिश करेंगे कि आपके आंसर्स में क्या कमियां है ना, वो सिंपल पता चल जाए। क्योंकि अगर आपने आंसर सही लिखना सीख लिया ना, बस सबसे पहली चीज जो आपको करनी है ना, वो आंसर सही लिखना सीखना है। आंसर सही लिखने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास एक तरीका होना चाहिए, दैट्स इट। अगर आपने ये चीज सीख ली आंसर लिखना, तो मेंस आपका क्लियर है और इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो आपका प्रीलिम्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई प्रैक्टिस रिवीजन के लिए वीकली बेसिस पे स्लाइड्स मिलेंगी आप लोगों को, यू कैन रिवाइज एंड यस सेल्फ डेवलपमेंट या यू कैन से पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑन वीकेंड्स। ठीक है, ये हमारी टीम है, ये सब आप जानते हो। ओरिएंटेशन पे आते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओरिएंटेशन में आपको बता देता हूं, इस क्लास में ऐसे भी मैं कुछ पढ़ाने नहीं वाला हूं, आप लोगों को लग रहा हो कि मैं पढ़ाने आया हूं, तो कुछ नहीं है। मैं बस आपको मॉड्यूल समझाना चाहता हूं कि कैसे हम मूव अबाउट करेंगे। ठीक है, तो ओरिएंटेशन बैच में 2 चीजें क्लियरली समझ लो, ये मेरा पर्सनल वन ऑफ द फेवरेट कोट्स है। उसका रीजन है, अगर आप कुछ चीज अचीव करना चाहते हो ना, उसका कोई मेथड नहीं होता। ठीक है, सबके रास्ते, आप सबके रास्ते अलग होंगे, ऑनलाइन वाले जितने बच्चे हैं उन सबके रास्ते अलग होंगे, सबके रास्ते अलग होंगे, बिलीव मी। So that is why what you have to actually work on, you have to find the vision why you are doing it. You have to have that courage कि हाँ यार मुझे करना है। And at many point of time आपकी personal problem, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स, करियर प्रॉब्लम सब रहेंगी,
लेकिन मेरा सिंपल सा कहना है 5 घंटे रोज मैं बोल रहा हूं तो दे दो, वरना मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना आप लोग कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। आपने 5 घंटे दिए हैं, वो हमें दिखेगा कि आप दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो। जस्ट आई एम आस्किंग 4 to 5 hours ऑफ योर्स ऑन डेली बेसिस, एंड दैट टू फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। दैट्स इट। ठीक है। और एक और चीज है, डेली बेसिस में आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हिस्से के तहत मैं आप लोगों को एक कुछ ना कुछ टॉक या कोई वीडियो जरूर शेयर करूंगा। दिस इज टुडेज वीडियो, द सरप्राइजिंग साइंस ऑफ हैप्पीनेस बाय डैन गिलबर्ट। ठीक है, ये एक टेड टॉक है। इफ यू गेट टाइम गो एंड वॉच इट। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, ग्रेट। अब let us start with MPPSC कि क्या है MPPSC? What do you think MPPSC is? What kind of job you will be doing? And what do you need to know about the, like what do you need to know to do these jobs? इन काम को करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? हम यहीं से सिलेबस डेरिवेशन करेंगे। और सिलेबस डेरिवेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि आप लोगों को रटा होना चाहिए, सिलेबस आपकी जबान पे होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ कि इफ यू टॉक इन जनरल टर्म्स, व्हाट डू यू मीन बाय सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन? क्या काम करोगे आप लोग? एंड ऑनलाइन वाले बच्चे, आई वुड रिक्वेस्ट यू आल्सो टू कमेंट इन द सेक्शन। जल्दी बताओ क्या करोगे, इतना टाइम नहीं है भाई। 8 यहीं पे कमी हो जाती है। इट्स नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यू हैव रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यू हैव पुलिस डिपार्टमेंट। समझो, बहुत ध्यान से समझो क्या होता है। आप अगर एक देश चलाना चाहते हो या आप कोई भी एरिया चलाना चाहते हो, लॉ एंड ऑर्डर इज जस्ट अ पार्ट। आप कोई भी एरिया चलाना चाहते हो, सपोज दिस इज इंडिया, इंडिया के अंदर एक स्टेट है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश को चलाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार होगी। ठीक है, सरकार में मंत्री होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट के, अलग अलग डिपार्टमेंट के मंत्री होंगे। क्लियर? यहां तक तो सबको क्लियर है। अब ये मंत्री खुद ही सारा काम कर लेंगे क्या? नहीं करेंगे। दे नीड पीपल, एंड दीज पीपल इन पॉलिटिकल टर्म्स आर नोन एज एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, तो आप जब सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हो तो आप कहां पे लाई कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए कि आप देश को चलाने के लिए एक मशीनरी चाहिए, एक टीम चाहिए। उसमें भी मध्य प्रदेश को चलाने के लिए एक टीम चाहिए। उसमें भी, उस टीम में भी आपका एक लीडर या आपका एक मंत्री होगा, और उस मंत्री के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो कि सिलेक्ट होके आए, इलेक्ट होके नहीं, उनको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव्स। और जो लोग इलेक्ट होके आते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलिटिशियंस। तो आप इस अरीना में लाई करते हैं। यहां तक आप लोगों को क्लियर है? बहुत सिंपल सा टर्म है, you are executive. So you are not only in administration, you are not only in political or police administration, you are not only in revenue administration, there are n number of administration जो आपको संभालने होंगे। Is it clear? So if in general term you talk about MPPSC, तो आप एक ऐसी टीम का हिस्सा बनने के लिए जा रहे हो जो मध्य प्रदेश को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। अब अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो तो आप बहुत अलग अलग काइंड की जॉब करोगे। आप हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करोगे, आप हो सकता है रेवेन्यू मैनेज करोगे, हो सकता है आप पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी को मैनेज करोगे, हो सकता है आप अरीना को मैनेज करोगे, हो सकता है आप विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को के अरीना में काम करोगे। तो आपके काम क्या है समझ में आ गए आपको? इज इट क्लियर? यस और नो? ठीक है, ये आप लोगों को मैं बता रहा हूं, जब मेरी पहली क्लास थी ना, मुझे बहुत बकवास क्लास लगी थी। मैं बता रहा हूं कि क्या करा रहे हो सर, क्या है ये, पढ़ाओ ना सीधे। बट बिलीव मी, इस क्लास के बाद क्या हुआ था ना मेरे साथ, मुझे पूरा सिलेबस ना दिमाग में रहता था। तो व्हेन आई वाज स्लीपिंग, या मैं जब कुछ काम भी कर रहा हूं ना, तो आई कैन रिवाइज कि यार ये आता है मुझे, ये आता है मुझे, ये आता है मुझे, आता है, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, यस दिस इज द काइंड ऑफ जॉब आई वांट टू डू। ठीक है, तो अब मेरा सवाल है ये, अब इस पे हम 15 मिनट बिताएंगे कि आपको इस चीज के लिए क्या जानना जरूरी है, क्या क्या होना आपके अंदर जरूरी है कि आप ऐसी जॉब कर पाओ। जॉब का नेचर पता चल गया आपको, जॉब की क्वालिटी पता चल गई है आपको, जॉब का काइंड पता चल गया। बताओ क्या चाहिए, जल्दी बताओ, थोड़ा इंटरेक्ट करो यार, मैं भी बोर हो जाऊंगा नहीं तो। क्या चाहिए आपको भाई? एक जनरल सेंस में बात करें, आपको लोगों को जानना जरूरी है। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं, इफ यू टॉक अबाउट द पीपल ऑफ एरिया, आपको रेवेन्यू करना है, चाहे आपको पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन करना है, चाहे आपको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन करना है, यू नीड टू नो अबाउट द पीपल। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को बताना है क्या, अब एक एरिया को आपको मैनेज करना है। सपोज यू आर एसडीएम, सपोज यू आर डिप्यूटी कलेक्टर, सपोज यू आर डीएसपी, या सपोज यू आर रेवेन्यू इंस्पेक्टर। आपको क्या जरूरी है उस एरिया का जानना, बताओ जल्दी बताओ। पेशेंस एंड नॉलेज ये सब तो बात बाद में आता है, बेसिक बताओ। अरे कुछ पीपल क्या, देखो सबसे सिंपल सी बात बताऊंगा आपको मैं। बहुत सारी केस स्टडीज बता सकता हूं, जैसे एक केस स्टडी है आंध्र प्रदेश की।
ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक ट्राइब थी, ठीक है, इस ट्राइब के पास घर नहीं था, खाना नहीं था, माल न्यूट्रिशन से मर रहे थे यहाँ के लोग। अब भाई सरकार ने एक टीम भेजी, सरकार ने एक टीम भेजी कि जाओ पता करके आओ। तो जब टीम गई तो उनको पता चला कि यार इनके पास ना कोई काम नहीं है, काम नहीं है तो इनके पास पैसा नहीं है, नहीं होगा। तो इन्होंने, इस टीम ने फोकस किया यार हम इनके लिए कोई काम ढूंढते हैं। तो इसी में एरिया में एक पहाड़ हुआ करता था, ठीक है। अब पहाड़ के अंदर कोल रिजर्व्स थी, तो इन्होंने क्या प्लान किया, अगर हम एक माइनिंग टेंडर दे देते हैं यहां पे, तो इस एरिया के लोगों को काम मिल जाएगा, काम मिल जाएगा ना। अब काम मिल जाएगा तो इनके पास पैसा आने लगेगा। बढ़िया सोच है, सब कुछ सोच है, लेकिन यहां क्या कमी आ गई, यहां पर जिस पहाड़ को इन्होंने चूज किया वो एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव का पहाड़ था, ठीक है, उसकी मान्यता थी। और जैसे ही कोल, अब ये सुनता थोड़ी है कोई, तो एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने माइनिंग प्रोसेस चालू करी, टेंडर दिया, सब कुछ चालू किया। आखिरी में जब खुदाई होना एक्चुअली चालू होने वाली थी तो वहां के लोगों ने रिबेल कर दिया। आप जिन लोगों का सपोर्ट करना चाह रहे हो वही लोग आपके प्रति रिबेल कर रहे हैं। नाउ व्हाट वाज द इशू इन दिस केस, इस केस में इशू क्या है? अरे भाई तुम लोग मुंह तो खोलो, बताओ क्या क्या इशू था। दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, बताइए। ज्योग्राफी ऑफ दैट एरिया, वेरी गुड। और रिलीजियस नहीं, आपने इनकी हिस्ट्री नहीं समझी, आपने इस एरिया को समझा ही नहीं कि ये लोग क्या चाहते हैं। सेम केस हुआ था जेजुबूती, पता नहीं एक ट्राइब थी, उसमें यही टीम, ऐसी एक टीम गई वहां पे एनालाइज किया कि यार इनके माल न्यूट्रिशन या इनके बीमार होने का रीजन पता है क्या है, कि ये जंगलों में रहते हैं और जंगलों में रहने की वजह से इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा फैल रहे हैं, क्योंकि इन इन जंगलों में बारिश बहुत होती थी। अब बारिश होती है तो इन्फेक्शन फैलते हैं, ये बहुत जाहिर सी बात है। तो इन्होंने क्या किया कि यार इनको सपोर्ट करने के लिए उस समय की आवास योजना के तहत इन्होंने घर बना दिए। क्या ये सही नहीं है? बताओ क्या गलत है इसमें, क्या गलत हुआ? लेकिन ये लोगों ने कभी ये घर अपना ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि ये वेस्ट या साउथ फेसिंग थे। अब आपने इन ट्राइब्स को नहीं समझा, और इस अप्रोच को बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। इस अप्रोच को बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। टॉप मैनेजमेंट टीम is coming to the ground level or the village area and applying the knowledge which they don't have actually. तो ये रीजन है कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत पुअर हुआ करता था एक समय में। और ये बात कब की चल रही है? ये सारी बात है 1952 में, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब फेलियर ये क्यों था आप बता सकते हो? क्योंकि ये टॉप डाउन अप्रोच थी, लोगों ने ग्राउंड रियलिटी को समझा नहीं। इसीलिए एमपीपीएससी, यूपीएससी, राजस्थान पीएससी, कोई भी आप सिलेबस देखोगे, एवरी सिलेबस इज हैविंग हिस्ट्री इन इट। व्हाट इज द रीजन? हिस्ट्री क्यों पढ़ते हो? टू नो द पीपल बेटर। हम ट्राइब्स क्यों पढ़ते हैं, उनके कल्चर को क्यों पढ़ते हैं? कल को आप पोस्टेड हो एज एसडीएम, या कल को आप पोस्टेड हो एज डिप्यूटी डीएसपी, या कल को आप पोस्टेड हो नॉर्मल तहसीलदार की तरह भी आप पोस्टेड हो। आप अगर लोगों को नहीं समझोगे ना तो आप मिसहैप्स करोगे। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट, व्हाट आई वांट टू से हियर। तो यहां पर मेरा पूरा एजेंडा जो है वो एक ही चीज पे टिका हुआ है, यू शुड नो सर्टेन थिंग्स, ठीक है। एंड आउट ऑफ दोज थिंग्स फर्स्ट वी गॉट हिस्ट्री, राइट। अब हिस्ट्री ऑफ एमपी, बिकॉज यू नीड टू नो द पीपल ऑफ एमपी। इसके अलावा क्या चाहिए जल्दी बताओ। अब तो समझ गए कि मैं क्या पूछ रहा हूं, बताओ। वाई? वाई? ठीक है, वेरी गुड। ज्योग्राफी हो गया। आपको अगर कोई डेवलपमेंट करना है, अगर आपको पता है कि यार मुझे डेवलपमेंट करना है, यहां पास में नदी है, तो पानी का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है यार। आप उस पानी को यूज करके कोई चीज कर सकते हो। आप पानी को यूज करके गन्ने की मतलब आप खेती कर सकते हो। आप पानी के 10 यूजेस होते हैं, कई इंडस्ट्रीज होती हैं जो पानी पे डिपेंडेंट होती हैं। सो दैट इज वाई, अगर आपको पता है, अगर आपको नॉलेज है, अगर आपको ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में पता है, तो आप वो एरिया ऑब्वियसली एक्सप्लोर कर सकते हो या उस एरिया में एक्चुअल डेवलपमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद तीसरी चीज बताओ, कल्चर। लकी सोनी सेइंग पॉलिसी मेकिंग, जियोग्राफी ऑफ दैट एरिया, वेरी गुड। जियोग्राफी वी हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड, एंड यस ऑब्वियसली अब इतना हो गया तो दिमाग तो तुम लोग लगा ही लोगे।
ठीक है, पॉलिटी, व्हाई डू यू नीड, देखो पॉलिटी तो तुम बता दोगे, और जो चार होशियार हैं वो तो सिलेबस देख के बाकी की चीजें भी बता देंगे, बट द प्रॉब्लम इज आई वांट यू टू इंटरैक्ट एंड थिंक। यही फर्स्ट स्टेप है ऑफिसर क्वालिटी का। यही हमारे यहाँ का डिफरेंस है यार, कि वी एक्चुअली वांट यू टू थिंक लाइक दैट। पॉलिटी क्यों जरूरी है एक एरिया की, बताओ। मुझे वाला आंसर चाहिए नहीं चाहिए, चेन ऊपर नीचे, मुझे मशीन की डेफिनेशन नहीं चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं और ये वो। व्हाई डू यू नीड, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अराइजेस, वो तो लॉ वालों का काम है। हाँ चलो, बिटवीन द कम्युनिटी इज अ बेटर टर्म, राइट। इकोनॉमी तो पढ़ना है, संभव, वेरी गुड संभव, इकोनॉमी पढ़ना है। आई विल कम टू द इकोनॉमी पार्ट वेरी सून। बताओ क्या बोल रही थी तुम। तो वो इसमें नहीं आएगा, पॉलिटी नहीं, वो तो सोसाइटी आएगा। सोसाइटी पे हमें पढ़ना है, आई विल कम टू दैट पार्ट। क्लियरिटी, पॉलिटी क्यों पढ़ना जरूरी है बताओ। क्योंकि एक एरिया पता है कैसे चलता है, एक एरिया वहां के पॉलिटिकल इंटरवेंशन की वजह से चलता है। मैंने अभी तक भी सबसे पहले पीएससी का सिलेबस स्टार्ट किया और मैंने मंत्रियों का नाम ले दिया। तो क्या है, मंत्री या फिर जो इलेक्टेड पीपल हैं, दे आर एक्चुअली द लीडर्स ऑफ एनी एरिया। ठीक है, और ये है, ये बुरा लगे अच्छा लगे, बट दे आर द इलेक्टेड लीडर्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। तो दैट इज वाई आपको पता होना चाहिए कि यार मध्य प्रदेश में क्या रहा है। अब देखो, जैसे मैं आपको बात बताऊं, कई स्टेट्स होते हैं जहां पे एक सरकार आती है, फिर हट के दूसरी आती है, फिर हट के तीसरी फिर से आती है, फिर ये चलता रहता है, इसको इनकम्बेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप ये चीज समझो कि एक एरिया में एक जो एग्जीक्यूटिव होता है, मैं टर्म एसडीएम या फिर डीएसपी ये नहीं यूज करूंगा, मैं एग्जीक्यूटिव यूज करूंगा, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द पीपल हु आर गेटिंग सिलेक्टेड थ्रू एमपीपीएससी। एक एग्जीक्यूटिव जो होता है ना, वो एक विचारधारा विचारधारा वाले इंसान के अंदर काम करता है। ठीक है, समझो। अब जैसे ही पार्टी चेंज हुई, 5 साल हुए, ये भाई साहब की विचारधारा बदल के हो गई। समझ रहे हो ना, मतलब आप ये समझो, क्या एक विचारधारा के अंडर काम करना और इस विचारधारा के अंडर काम करना सेम रहेगा इस इंसान के लिए? तुम बताओ रुचिका। हाँ, एग्जैक्टली, पॉलिसी ही डिफरेंस हो जाती है। तो अब एक एग्जीक्यूटिव को इन चीजों को मैनेज करना आना चाहिए। समझ में आया पॉलिटिकल मैनेजमेंट कैसे रहता है? और बिलीव मी, जो ट्रेनिंग आपकी होगी एक बार सिलेक्ट होने के बाद, जब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे नरोना एकेडमी में, तो ऐसा नहीं है कि आपको एक सेम मॉड्यूल मिलेगा। हो सकता है वो मॉड्यूल किसी और स्टेट के लिए अलग रहे, क्योंकि मध्य प्रदेश में जैसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है, आपको उस हिसाब से ट्रेन किया जाएगा। और आपका काम है, इनके रंग बदलने से आपका रंग नहीं बदलना चाहिए। और अगर आप रंग बदल रहे हो तो आप एक सही एग्जीक्यूटिव नहीं हो। यहीं पे कमी आ जाती है कि आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के होके रह गए, आपको कोई विचारधारा नहीं बनानी है। ये मेरा पहले से आपको मैं क्लियरली बता दूं, क्योंकि अगर आपने कोई विचारधारा रखी हुई है आज तक, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, केरला स्टोरी देख के आप 10 चीजें बना रहे हो, आपका पर्सनल ओपिनियन और प्रोफेशनल लाइफ, ये दो चीजें अलग होनी चाहिए। और ये चीज आपके आंसर्स में भी झलकनी चाहिए कि एक क्वालिटी ऑफिसर का आंसर उतरना चाहिए, ना कि एक बायस्ड इंडिविजुअल या सिटीजन का। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड नैरेती, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस लेजिस्लेटिव इज सिविल सर्वेंट। ठीक है, चलो, तो ये चीज आपको समझ में आई, वाई पॉलिटिक्स इज इंपॉर्टेंट। प्लस घर चलाने के लिए किस चीज की जरूरत है बताओ? मनी। मनी मतलब कौन सा सब्जेक्ट? इकोनॉमिक्स। तो आपको अगर कोई भी कुछ भी चलाना है, किसी भी जगह को आपको चलाना है, किसी भी जगह को, तो यू नीड मनी। सो दैट इज वाई वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द इकोनॉमिक्स ऑफ एमपी। क्योंकि ये इकोनॉमिक्स, अभी भी हमने एक एग्जांपल जो ट्राइब वाला देखा, दैट वाज रिलेटेड टू मनी। अब उसमें इकोनॉमिक्स ही तो थी, हम उस एरिया की इंडस्ट्री के बारे में देख रहे थे ताकि पैसा निकाल पाए। समझ में आया कि नहीं? तो इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि किसी भी एरिया के डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, यू नीड टू गेट मनी। ठीक है, अब ये मनी कहां से आएगा? दो तरीके होते हैं, या तो आप उधार मांग सकते हो, ठीक है, जो कि हम सेंटर से मांगते हैं, ठीक है, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट अपने स्टेट से मांगता है। और दूसरा है, ठीक है, एक एक नाम मैं दूंगा, मैं भूल गया नाम, एक सिविल सर्वेंट थे, ठीक है, आर्मस्ट्रांग पानी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 3-4 बार बोला कि यार मुझे रोड बनानी है, पैसा चाहिए, रोड बनाना है, पैसा चाहिए। अब नहीं मिला पैसा, नहीं मिलता है।
तो व्हाट ही एक्चुअली डिड, ही वाज अ ट्रू सिविल सर्वेंट। उन्होंने लोकल एरिया पे पैसा इकट्ठा किया और खुद के लेवल पे एक रोड कंस्ट्रक्ट कराई, वहां से गांव से लेके एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल तक, ठीक है, क्योंकि अगर रोड नहीं है तो कहीं ना कहीं ये लॉस ऑफ लाइफ, मतलब जिंदगी की बात तक आ सकती है, तो दैट वाज इंपॉर्टेंट। तो दिस इज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू शुड हैव। अब इकोनॉमिक्स ही आपने नहीं पढ़ी है तो आपको पता ही नहीं है इस एरिया में कौन सी इंडस्ट्री बनाई जा सकती है, किस इंडस्ट्री को हमें प्रमोट करना चाहिए। अब जैसे संपदा मैम है, तो संपदा मैम ने अभी एक इवेंट किया था, आई हैड अ गुड डिस्कशन विद हर। उन्होंने इन्वेस्ट सिंगरौली करके एक इवेंट हुआ था, ठीक है, व्हेन शी यूज्ड टू बी पोस्टेड इन सिंगरौली, ठीक है। अब वो इवेंट हुआ ही इसलिए था ताकि इंडस्ट्रीज को बुलाया जा सके और इन्वेस्टमेंट कराई जा सके। एक चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। पैसा कहां से कमाते हो आप, जल्दी बताओ, पैसा कहां से कमाते हो? क्या अपनों से पैसा कमा सकते हो? क्या घर में अपने माँ बाप भाई बहन से पैसा कमा सकते हो? सिमिलरली आप अगर एक देश में रहते हो ना, तो देश कभी भी पैसा आप कमा नहीं सकते, मनी जनरेट नहीं कर सकते, दैट इज द ट्रुथ, ठीक है। आपको एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा, आपको बाहर माल भेजना ही पड़ेगा ताकि दूसरी कंट्री से पैसा आए। सिमिलरली व्हेन यू टॉक अबाउट अ डिस्ट्रिक्ट, जैसे सिंगरौली ले लो, तो सिंगरौली को अगर पैसा चाहिए है, आपको सिंगरौली का डेवलपमेंट करना है, तो आपको इसके प्रोडक्ट और सर्विसेज बाहर बेचने पड़ेंगे। ये कैसे पता चलेगा? अभी तो आप सबको समझ में आ रहा है, बट ये कितना बेसिक था आपके दिमाग में नहीं आता है। सो दैट इज वाई इकोनॉमिक्स पढ़ना इसलिए जरूरी है। यू गेट टू नो अबाउट द एरिया, you get to know about the development, how a development can be done in an area, ठीक है। और इसके अलावा सेम चीज हमें इंडिया लेवल पे भी पढ़ने की जरूरत है। क्यों? अब ये सवाल है आपका, सर मुझे तो काम करना है एमपी में, वाई डू यू नीड टू स्टडी हिस्ट्री ऑफ इंडिया? हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अलावा इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, पॉलिटी ऑफ इंडिया, जियो ऑफ इंडिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, शीना कम्स अंडर द इकोनॉमिक्स पार्ट। पॉलिटिकल, अरे तुम लोग बताते जाओ भाई, मैं सुन रहा हूं। पॉलिटिकल, सात्विक कार्य, पॉलिटिकल प्रेशर इज द बिगेस्ट हर्डल। वो पॉलिटिकल प्रेशर को हैंडल करने के लिए आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री पता होनी चाहिए, ताकि आप चीजें समझ सको कि हाउ द डायनेमिक चेंजेस, राइट सात्विक? बताओ। अरे भाई यार मुंह खोलो थोड़ा सा, बोरिंग लग रही है क्या तुम्हें क्लास? तो भाई ऐसे बता दो, तुम लोग क्या, क्यों इंटरेक्ट क्यों नहीं करना चाहते हो? मतलब ऐसे आप देखो, एक चीज मैं बता दूं, दिस जॉब इज ऑल अबाउट टॉकिंग, ठीक है, यू हैव टू इंटरेक्ट विद पीपल। और मैं भी तो इस देश का ही एक नागरिक हूं यार, मध्य प्रदेश का नागरिक हूं, मुझसे नहीं बात कर रहे यार तुम लोग, बताओ वाई डू यू थिंक? मतलब मुझे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए। ऑल द पीपल आउट देयर ऑनलाइन क्लास, आप बताइए कि हमने ये सारी चीजें एमपी के लिए पढ़ी, लेकिन सेम चीजें हमें इंडिया के लिए क्यों पढ़ना जरूरी है? मुझे तो एमपी में काम करना है। टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट? of our country works, but that is not my job, that is IAS IPS and IRS jobs। आप ये कर सकते हो ना, बोल सकते हो कि ठीक है सेंट्रल लेवल मुझे मतलब ही नहीं है ना। देखो मैं मध्य प्रदेश में काम कर रहा हूं, मुझे क्यों जानना जरूरी है इंडियन हिस्ट्री के बारे में, ये बताओ। आप में से कितनों ने पहले पढ़ा हुआ है, एमपीपीएससी की पहले तैयारी की है थोड़ी बहुत भी? क्या नाम है आपका? ठीक है, आपका अच्छा तो रुचि का, तो पीयूष नाम है ना तुम्हारा, तुम्हारा क्या भाई? मयंक रघुवंशी जी, बताओ। और आपका क्या नाम है? शानू जी, ठीक है। तो अब बताओ भाई, क्या क्या बोल रही थी तुम, बोलो। गुड, फेयर इनफ, अच्छा आंसर है। इसके अलावा भाई मुझे ऑनलाइन जनता से, एमपी इंडिया का सबसेट है, सेंटर से सब इफेक्ट होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वेरी गुड शीना, ठीक है, बिकॉज इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल, सो वी हैव टू वर्क विथ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। टू यूज इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स टू इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज वी नीड यूनियन गवर्नमेंट। वेरी गुड पॉइंट सात्विक। देखो आप समझो, अब मुझे एक एग्जाम्पल लेना, ठीक है। जब इंडिया का मैच होता है, हम सब इंडिया इंडिया करते हैं, लेकिन जब चेन्नई का है, ठीक है, और गुजरात का है, तो वी गेट डिवाइडेड, समझ रहे हो? तो दैट इज वाई इंडिया में या कहीं भी
आप कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव जगह पे ले लो, अक्रॉस नेशंस में बता रहा हूं, आप कोई भी एक नेशन लेके आना जहां पे आपको नेशनल हिस्ट्री या नेशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत ना पड़े। अगर मैंने सिर्फ एमपी पढ़ाया, महाराष्ट्र काडर वाले को सिर्फ उन्होंने महाराष्ट्र का पढ़ाया, राजस्थान वाले को राजस्थान का पढ़ाया, तो ये क्या लेके आ जाएगा? डिस्पैरिटी। ठीक है, ये लेके आएगा कि हम हैं, ठीक है, महाराष्ट्रियंस वुड बी मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स वॉरियरशिप, कि हमारा पास्ट वॉरियरशिप करा है, ठीक है, वील बी मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, ठीक है, वेस्ट बंगाल विल बी मोर इंक्लाइंड टुवर्ड लिटरेचर। समझ में आया? तो ये डिस्पैरिटी आती है। दूसरी चीज, पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको मेल जुल करके काम करना पड़ता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपको लगता है ऐसा, बट आप थोड़े समय बाद जाओगे तो यू विल बी पोस्टेड एज इन प्रेसिडेंट्स ड्यूटी। अब प्रेसिडेंट क्या एमपी गवर्नमेंट का पार्ट है? नहीं, लेकिन आपको ड्यूटी तो करनी है भाई प्रेसिडेंट की। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्ट किया जाएगा कई बार फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस, ठीक है, फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस। तो दैट इज वाई यू हैव टू हैव एन आइडिया अबाउट एंटायर इंडिया, इंडिया की क्या हिस्ट्री रही है, क्योंकि वो आप सब सिविल सर्वेंट्स में एक बॉन्ड या एक सेंटर पॉइंट का काम करेगा कि हम कहीं ना कहीं इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपका पॉलिटी में आप पढ़ोगे, आपने एक स्टेटमेंट पढ़ोगे, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स का क्या मतलब है? और यूनियन भी नहीं, इंडस्ट्रक्टेबल यूनियन है ये, मतलब जो सारी स्टेट्स हैं वो इंडिया का हिस्सा हैं, उनको चलाने के लिए अलग से मंत्री, अलग से गवर्नमेंट दी जाती है, बट ये अलग नहीं है, ये इंडिया का ही हिस्सा है। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड एवरीथिंग अबाउट इंडिया, ठीक है। और ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें पैसा आता है, ठीक है, आप एग्जीक्यूटिव्स हो यार, आपको तो समझना ही पड़ेगा। सो ये चीज आपको बेसिक सा आ गया कि क्या पढ़ना जरूरी है। इंडिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एक और सब्जेक्ट होता है यार, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में एक सब्जेक्ट भूल गया हूं, ठीक है, इंडिया। ये 8 सब्जेक्ट तो आपको क्लियर हो गए। इसके अलावा क्या पढ़ना जरूरी है, जल्दी बताओ। साइंस एंड टेक, वेरी गुड। और संभव, वेरी गुड पॉइंट, कि पॉलिसी मेकिंग इज फॉर ओवरऑल नेशन। तो ऑब्वियस सी बात है कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी ऐसी स्कीम्स लागू होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती हैं, इसलिए भी मुझे नेशनल पॉलिटी, नेशनल इकोनॉमी पढ़ना जरूरी है। वेरी गुड। एथिक्स, वेरी गुड, एक सब्जेक्ट आप लोगों को समझना पड़ेगा, एथिक्स। एथिक्स क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि आप एक ऐसी पोजीशन पे हो जहां पे आप एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, आपके हाथ में पैसा है, पावर है, उस पैसा और पावर का आप गलत यूज ना करो। आप अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स के अंदर काम करोगे, वहां पर आपको इंटीग्रिटी और नेशनैलिटी और आपके जो बेसिक एटीट्यूड है, एक सिविल सर्वेंट एटीट्यूड, वो नहीं खोना है। उसी के लिए आपको एथिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। एथिक्स आपको सिखाता है, एथिक्स में आप पढ़ोगे जस्ट अ सेकेंड, एथिक्स में आप क्या पढ़ोगे बताओ? एथिक्स में तुम्हें क्या पढ़ना जरूरी है? बताओ बताओ, मैं तो बता ही दूंगा, मुझे तो आता ही है, बताओ बोलो। एथिक्स में तुम्हें क्या लगता है कि क्या पढ़ाना चाहिए किसी को? बोलो भाई, क्या पढ़ोगे? वैल्यूज, वैल्यूज तो एक प्रॉपर टॉपिक है एथिक्स का। और ऐसे राइटिंग, ठीक है नेहा, वील गेट बैक टू यू। ये अभी नहीं, अभी सिर्फ एथिक्स की बात कर रहे हैं हम। एथिक्स में वैल्यूज आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट है। आपको ईक्यू होना चाहिए। एक कोई गरीब आदमी आ रहा है आपके पास कि यार मुझे, मेरा घर मेरे बेटे ने हथियार लिया और ये कर दिया, मुझे मार दिया, आप वहां पर इमोशनल होके आप मतलब सिंघम नहीं बन सकते हो ना। यू हैव टू हैव योर इमोशनल क्वेश्चन हाई, कि आप उस चीज को डील करो और प्रॉपर प्रोसीजर के साथ एग्जीक्यूट करो। वेरी गुड। और हाउ टू बिहेव इन सिचुएशंस ओवरऑल, ईक्यू के अंदर आ जाएगा वो। और बताओ। अरे भाई मेरा, देखो आप एथिक्स में पढ़ते ही हो एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, वैल्यूज, कि यार मैं कैसे, एक बोलते हैं ना कि जो सिविल सर्विसेज है ना उसको स्टील फ्रेम बोला जाता है, कि वो
टूटती नहीं है, मरोड़ती नहीं है, मतलब कितना भी प्रेशर आ जाए ना, इट इज अ स्टील फ्रेम, इट इज नॉट अ प्लास्टिक फ्रेम. नाउ डेज वी हैव सीन कि हाँ यार, मतलब करप्शन के केसेस आए, सब आए, लेकिन इट इज द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया. ठीक है, तो अब उसमें आपको अगर स्टील की तरह सख्त रहना है, अपनी ड्यूटीज पे खड़े उतरना है, आपको पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं आना है, आपको इमोशनली होके डिसीजंस नहीं लेने हैं, उसके लिए आपको एथिक्स करना जरूरी है. पूरा आधा एथिक्स इसी के ऊपर है. इट इज अ बोरिंग सब्जेक्ट. ठीक है, आज ही से चालू होगा वो 6 बजे से. बट बिलीव मी, दिस सब्जेक्ट कैन एक्चुअली हेल्प यू स्कोर अ लॉट ऑफ मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, क्योंकि इसका कोई ईमान धर्म नहीं है. आप समझ रहे हो, ये बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है, लेकिन इस पे आपकी बात आ जाएगी. इसका सिलेबस आप देखोगे इतना, मतलब 50 पन्ने में, 40 पन्ने में आप पूरा एक पेपर निपटा लोगे एमपीपीएससी मेंस का. वो मैं सब बता दूंगा, प्रीलिम्स क्या होता है, मेंस क्या होता है. बट ये सब्जेक्ट ना, इट्स नॉट अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट द एटीट्यूड, योर ओपिनियन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर थिंग. तो एक मेरा साफ आपसे अनुरोध, आग्रह यही है, कितना भी बोरिंग लगे ये सब्जेक्ट, आपको मॉरल साइंस पढ़ने में ना पहले मजा आया होगा ना अब मजा आएगा, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव. और आधा एथिक्स कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है. क्यों? क्योंकि उसमें केस स्टडीज, जैसे मैंने अभी 2 केस स्टडी बताई, उसमें तुम लोग को मजा आया होगा. ठीक है, उसमें और थोड़ा सा अगर मैं डिटेल में ट्राइब का नाम और एरिया का नाम बताता तो थोड़ा और मजा आ जाता. सो दैट इज वाई केस स्टडीज आर रियल लाइफ एग्जांपल्स, जो सिविल सर्वेंट्स ने लिखे हैं अपने, कि मैं यहाँ पोस्टेड था, ऐसा ऐसा था. अब एक जैसे एक सिंपल सी चीज है, आप आप भाई साहब, आपका नाम था मयंक. ठीक है, मयंक के पास एक खेत है. ठीक है, अब इस खेत में मयंक का एक दुश्मन है, उसकी डेथ हो जाती है. ठीक है, और यहां पे नदी है, यहां पे ट्यूबवेल है, कुछ बहुत बड़ा एरिया है. ठीक है, कुछ यहां पे जंगल है, और यहां पर आपका शमशान घाट है. अब गांव वाले ऐसे लेके जाना चाहते हैं बॉडी को, लेकिन आप तो अड़ जाओगे. नहीं नहीं, कैसे, ऐसे कैसे मेरे जमीन से जाएगा ये? आप अड़ोगे, मतलब आप नहीं हो, एथिक्स नहीं है आप में, कुछ नहीं है, मैं मान के चल रहा हूं. आप बीइंग अ पर्टिकुलर पर्सन, इंडिविजुअल, और आप गलत थोड़ी हो. मेरा खेत है, मैं नहीं ले जाने दे सकता, भले ही पाथ बनाओ, मैं दुनिया को जाने दूंगा, उस पर हजारों स्प्लेंडर निकली हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा. अब आप इस चीज को कैसे डील करोगे? ये बहुत अच्छी केस स्टडी है जो हर्षल चौधरी सर हैं, मतलब अभी पोस्टेड है वो. ठीक है, तो उन्होंने सुनाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये. तो ये क्या करोगे ऐसे में, बताओ? पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सात्विक, अरे जल्दी बताओ फटाफट, मुझे कमेंट सेक्शन में भी सबका चाहिए, जल्दी बताओ. लेजी लैम्स हो यार तुम लोग. बताओ क्या करोगे भैया, पोस्टेड हो, एसडीएम साहब बताओ. घुमा के नहीं ले जा सकते, क्योंकि यहां पर इमोशन है इनके. समझ रहे हो, ये लोग जो है ना, जो लेके आ रहे हैं, उनके इमोशंस हैं, वो मारने पे उतारू हो जाएंगे इसको. समझ रहे हो? और इसने बोला कि मैं तो पुलिस को बुला रहा हूं, मैं नहीं निकालने दूंगा. यहां पे ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है. डील कैसे करोगे वो बताओ, फटाफट बताओ भाई, डील कैसे करोगे? इतना टाइम नहीं है मेरे पास, छूट जाएगी क्लास. तुम लोग बोलोगे सर पढ़ाया नहीं. बोलो 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 यार. देखो, मैं वैसे नहीं पढ़ाऊंगा जैसे बाकी जगह तुम लोग पढ़ते आए हो. अभी नाच गाने वाली क्लासेस नहीं है ये. ठीक है, और मैं बता रहा हूँ निखिल सर आएंगे, वो तो मतलब बता रहा हूँ बहुत ही भयंकर, इतने सीरियस रहेंगे ना निखिल सर, आप लोग की हालत खराब हो जाएगी. क्योंकि यार देखो, वी डोंट बिलीव इन गाना गा रहे हो वो, हम सब कर देंगे, आखिरी में आपको इतनी बढ़िया बढ़िया टेड टॉक्स और इतनी बढ़िया चीज सुनाएंगे, बट वी डोंट बिलीव, वी एक्चुअली वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट. तो आपको जैसा लगे, अच्छा लगे बुरा लगे, जवाब तो दो पहले. किसको नहीं होगा वो कन्विंस, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ भाई. समझ रहे हो, ईगो ना इंसान को ना कुछ भी करवा सकता है. क्या करोगे? समझना बातों से, रूट कॉज जानना पहले. ठीक है, रूट कॉज आपने जाना कि कोई एक पर्सनल दिक्कत थी, और इतनी बड़ी दिक्कत थी कि जिस इंसान की डेथ हुई है ना, वो गलत था. अब बताओ. ठीक है, ये इंसान जो रोक रहा है ना, जिसका खेत है, ये सच में सही था, ये भी मैं बता रहा हूं. चलो, रूट कॉज भी मैंने बता दिया. सात्विक, किसने पूछा था रूट कॉज? शीना. हाँ, रूट कॉज पता चल गया. अब बताओ. डील विद द लैंड ओनर. सबका एक ही जवाब आ रहा है कि डील विद द लैंड ओनर. आप नहीं कर सकते इसमें. आपको पता है क्या करना पड़ेगा? इसमें आपको एक मीडिएटर चाहिए. अब ये आप सीखोगे एथिक्स में. आप पकड़ोगे यहां के किसी, इस गांव के किसी टीचर को. क्यों? क्योंकि टीचर की होती है इज्जत. ये इंसान इस टीचर की इज्जत करता है, ये आपको जानता भी नहीं है.
आप वहां के एसडीएम हो चाहे कलेक्टर हो, उसके लिए आप एक सरकारी अधिकारी हो जो उसका हक छीन रहे हो। आप तो वैसे ही नेगेटिव इमेज में हो। ठीक है, ये इंसान जिसकी डेथ हुई है ये भी एक तरीके से उसके लिए नेगेटिव आदमी था। लेकिन आप इस टीचर को अप्रोच करोगे कि भाई साहब आप ही को बीच में आना पड़ेगा, और गांव की प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व होती थी पहले, कि आप जाओगे कोई बड़े बुजुर्ग मतलब पंचायत से किसी को ऐसे लेके आओगे, क्योंकि इसकी सब सुनते हैं। ठीक है, इनकी सब सुनते हैं। ठीक है, तो अब इस टीचर को इन्वॉल्व करोगे आप। अब टीचर की बात ये काट नहीं पाएगा, कहो ये इसी से पढ़ाओ, कहो इसका बेटा इससे पढ़ रहा हो, और टीचर की इज्जत होती है। सो दैट इज वाई ये एक सोल्यूशन है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है एक एरिया में, तो यू वुड बी टेकिंग दीज डिसीजंस। और ये आप कैसे सीखोगे? यहां से सीखोगे, केस स्टडीज से सीखोगे। ठीक है, तो डू यू थिंक दैट दिस इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट? ऑब्वियसली यस यार। इन्फ्लुएंशियल लीडर्स, वेरी गुड संस्कार, वेरी गुड। नमित व्यास ने भी यही जवाब दे दिया था। ठीक है, वेरी गुड। गवर्नमेंट रेट्स वेट्स नहीं आएंगे भाई, पैसे की तो बात ही नहीं है ना सात्विक, पैसे की बात ही नहीं है। सिर्फ एक एक आपको डेड बॉडी इधर से इधर लेके जानी थी। तो एनीवे, एथिक्स पढ़ना जरूरी है। इसके बाद अगला सब्जेक्ट बताओ भाई। मुझे नहीं पता पीएससी का सिलेबस, जल्दी जल्दी बता दो क्या करना, क्या पढ़ना चाहिए। मुझे निकालना है पीएससी एक अटेम्प्ट में ना, फटाफट बताओ क्या पढ़ लूं मैं। ए भाई तुम लोग यार अजीब हुए। और क्या पढ़ना चाहोगे बताओ, क्या प्लेट में क्या लगवाएं भाई। व्हाई डू यू थिंक एनवायरमेंट? देखो, कुछ टॉपिक्स हैं जो अभी आए हैं। ठीक है, वैसे तो ज्योग्राफी के अंदर ही एनवायरमेंट आया करता था, बट आज की डेट में हम देख रहे हैं कि एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। और ऑन अ ग्लोबल लेवल, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे एनवायरमेंट अपने आप में एक टॉपिक बन गया है। और सिर्फ हमें नहीं पढ़ना है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग होने लगी है, एनवायरमेंटल साइंसेज में आपकी रिसर्च वर्क होने लगा है, पीएचडीज लोग एनवायरमेंट में ले रहे हैं। पहले तो नहीं करते थे, पहले इतना बड़ा टॉपिक नहीं था ये। ठीक है, सो दैट इज वाई एनवायरमेंट आपको अलग से पढ़ना है। क्योंकि अगर एनवायरमेंट खराब हुआ, आप लोगों को संभाल नहीं पाओगे, आप वहां के इकोनॉमिक्स को, आप वहां की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को नहीं संभाल पाओगे। लोग एनवायरमेंट खराब होने की वजह से, एनवायरमेंट का मतलब सिर्फ एटमॉस्फेयर नहीं होता है, आपका पानी पल्यूट हो रहा है वो भी एक एनवायरमेंटल इशू है। समझ में आया? आप खराब पानी की वजह से लोग बीमार पड़ गए, हाउ यू वुड बी डीलिंग विद इट? सो दैट इज वाई एनवायरमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। और बताओ, जल्दी बताओ। नहीं, वो इंक्लूडेड है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड पोल्यूशन इसी के अंदर हम मान लेते हैं यार। अब ये सब तो नॉर्मल चीज है। वेरी गुड। अब आप लोग एक ऐसे अरीना में 21st सेंचुरी के एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हो, ऑब्वियसली कंप्यूटर विल बी अ पार्ट ऑफ योर जॉब। ठीक है, सो दैट इज वाई कंप्यूटर जो पहले नहीं हुआ करता था, वो अब आपके सिलेबस का भी हिस्सा बन गया और आपकी जॉब का भी हिस्सा बन गया है। ठीक है, सो दैट इज वाई आईसीटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके अलावा बीइंग सिविल सर्वेंट आपको अवेयर रहना जरूरी है, क्या चल रहा है। हो सकता है न्यूजीलैंड में कोई चीज कहीं कुछ हुई हो एंड यू कैन इंप्लीमेंट इट। हो सकता है न्यूजीलैंड में कोई चीज हुई हो एंड यू कैन इंप्लीमेंट इट इन योर गांव और योर एरिया। यस और नो? होता है यार, ऐसे ही तो सीखते हैं। आपको क्या लगता है सबको सब आता है? नहीं आता है। कोई इनिशिएशन स्विट्जरलैंड के किसी गांव में हुआ, आप वो चीज अपने यहां रिप्लिका कर सकते हो अपने सीनियर्स से बात करके। सो दैट इज वाई आपको करंट अफेयर्स पढ़ना तो जरूरी है ही। लोग पढ़ते बचपन से आ रहे हो तुम लोग, सिलेबस तुम लोग को पता है, बट वाई इट इज इंपॉर्टेंट। और मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं इतनी सारी चीजें, ताकि आप अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कर सको। आप हर सब्जेक्ट पढ़ते समय उसकी वैल्यू समझ सको, वाई यू आर लाइक रीडिंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। समझ में आया? तो ये आपका बेसिक सा सिलेबस हुआ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके अलावा बहुत सारे और टॉपिक्स भी आते हैं आपके, जैसे एनर्जी के अंदर ही आ जाएंगे। एक साइंस लिख लो, और साइंस इज अनदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि साइंस में ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ जाता है। क्या साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। एंड साइंस एंड ऑल टुगेदर बिग सब्जेक्ट। तो ये आपका एक छोटा सा, एक कह सकते हो आपका पूरा अरीना है जिसमें आपको कवर अप करना है। अब किस लेवल तक कवर अप करना है, प्रीलिम्स क्या होता है, मेंस क्या होता है, वो मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन सब्जेक्ट क्यों पढ़ना जरूरी है और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है, आई होप ये क्लियर हो गया। क्योंकि मैं पढ़ा और रटा दूंगा मैं आपको, एक एक सवाल बनेगा प्रीलिम्स और मेंस का, ये भी मैं गारंटी दे देता हूं। बट फर्स्ट आई वुड, मतलब आई वॉन्ट यू टू हैव एन आइडिया कि वाई यू आर लाइक स्टार्टिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद एक और चीज है वो मैं आपको बता दूं। ये तो सिलेबस था पीएससी का, बट व्हाट वी डिड, अब
हमारी टीम ने पूरे सिलेबस को 448 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। अब ये क्यों किया है? क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस कवर कर पाना मुश्किल होता है, ठीक है, एंड वी डोंट वांट यू टू गेट स्टक इतने बड़े बड़े सिलेबस में। तो आपको हर टॉपिक का 20 से 25 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, उसके कम से कम 5 से 7 आंसर्स लिखने हैं और उनको वीकली बेसिस पे रिवाइज करना है। फिर हम आपकी जो टेस्ट सीरीज चलाएंगे उस पे हम आपको इन्हीं 448 टॉपिक्स पे इवैल्यूएट करेंगे। और ये टेक्नोलॉजी कोई यूज कर ही नहीं सकता, कोई और कर भी नहीं रहा है और करेगा भी नहीं अभी तक, क्योंकि हम मतलब देखो यार, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इवैल्यूएट कर पाए। अब जैसे तुम हो, तुम 448 टॉपिक्स में से 252 टॉपिक में स्ट्रांग हो, हमें तुम्हारे टेस्ट से या तुम्हारे डेली मतलब तुम्हारे जो तुम स्कैन करके क्वेश्चन कर रही हो उससे पता चला, डेली बेसिस पे आप स्कैन क्वेश्चन लोगे ना, तो उससे हमें पता चलेगा, आपके आंसर राइटिंग का जो मार्क्स होंगे उससे आप हमें पता चलेगा। तो हम वील बी वर्किंग ऑन द रिमेनिंग टॉपिक्स फॉर यू। आपकी जो टेस्ट सीरीज बनेगी, वी आर वर्किंग ऑन दैट मॉडल, एक एआई बेस्ड मॉडल है, तो हम उस पर काम ही इसलिए कर रहे हैं। आपकी जैसे टेस्ट सीरीज बनेगी तो हम उन बचे हुए जो टॉपिक है उनको स्ट्रॉन्ग कराने पे ध्यान देंगे। फिर अगर आपके सारे टॉपिक एक मीडियम लेवल पे पहुंच गए, फिर हम उसको एडवांस लेवल पे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो जब चीजें छोटी होती है ना, तो उनको मैनेज करना आसान होता है। और मैं ये चाहूंगा, अभी तो नहीं बट आने वाले समय में आपको ये पूरे 448 टॉपिक लाइन बाय लाइन याद हो, ताकि आप कॉन्फिडेंट महसूस कर सके। वो एग्जामिनेशन में जाने के पहले जो आपके अंदर वो डर होता है ना, यार मैं तो कुछ भूल रहा हूं, यार मैंने पढ़ा तो सब कुछ था, वो चीज नहीं रहेगी। बिकॉज यू हैव एवरीथिंग इन योर हैंड, इन योर ब्रेन, कि हाँ यार ये टॉपिक है, हाँ इसके 25 बनते, इसके बनते, इसके सारे जो जितने भी डिफरेंट फैक्ट्स हैं ये मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। एटलीस्ट यू कैन रिवाइज इट, एंड बिलीव मी दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स इन मेनी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो दैट इज वाई जो सिलेबस है एमपीपीएससी का, उसको हमने और ज्यादा तोड़ दिया है। फॉर एग्जाम्पल एशियंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें, आपके सिलेबस में, मेंस के सिलेबस में एक लाइन लिखी हुई है एशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसको हमने और ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड किया है। हर पार्ट की आपको एक स्लाइड मिलेगी, एक क्रिएटिव स्लाइड मिलेगी, मैं बता देता हूं कैसी। ऐसी एक स्लाइड मिलेगी, एक स्लाइड मिलेगी जिसके मतलब एक पीपीटी मिलेगी जिसके अंदर 30, 35, 40 स्लाइड होंगी। दैट विल हेल्प यू टू रिवाइज दैट पर्टिकुलर टॉपिक वेरी इफेक्टिवली। तो मैं चाहूंगा जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, वीकेंड पे आप इन स्लाइड से रिवाइज जरूर करो, ये चीज मान के चलो, क्योंकि ये आपको बहुत जल्दी रिवाइज कराएंगी। प्लस आपने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लास में ली, आपने एमसीक्यूज उसमें सॉल्व किए, एमसीक्यूज आपने अपने बुक से सॉल्व किए, तो वहां आपकी प्रैक्टिस हो गई, उससे आपका रिवीजन हो गया। इज इट क्लियर? तो ये टॉपिक्स की लिस्ट आपको अपने आपके कोर्स में मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम मेंस और प्रीलिम्स दोनों को साथ में लेके चलेंगे। आई डोंट बिलीव ऑन दिस फैक्ट कि पहले आप प्रीलिम्स पढ़ लो फिर आप मेंस पढ़ लो, या पहले आप मेंस पढ़ लो फिर आप प्रीलिम्स पढ़ लो। जब आप पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो, और 70% टाइम पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस करते हो, और जब आप प्रैक्टिस करते हो तब आप इनको एक नाम देते हो प्रीलिम्स और मेंस। लेकिन जब मैं 1857 की लड़ाई पढ़ूंगा तो मैं तो डिटेल में ही पढ़ूंगा, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लेकिन जब मैं प्रैक्टिस करूंगा, तब मैं फैक्ट्स चेक अगर कर रहा हूं 1857 वॉर के लिए, तो वो हो गया आपका प्रीलिम्स। और अगर मैं आंसर लिख रहा हूं एक कंसेप्चुअल लेवल पे, तो वो हो गया मेंस। तो दैट इज वाई वील स्टार्ट विद द कंसेप्चुअल क्लियरिटी ऑन एवरी सब्जेक्ट। तो 3 सब्जेक्ट आपके स्टार्ट होंगे, इंडियन पॉलिटी बाय मी, इंडियन ज्योग्राफी बाय अमन सर, एंड एथिक्स बाय निखिल सर, ठीक है। ये हो गया। मेंस आंसर राइटिंग आपकी 15 से 20 दिन बाद स्टार्ट होगी, बट आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन जो ज्वाइन है नहीं है, जो आ रहा है उसको आंसर लिखने ही है। क्योंकि अगर आप आंसर नहीं लिख रहे हो, आपको ये लग रहा है पहले मैं पढ़ लूं फिर मैं आंसर लिख लूंगा, ये लिख लूंगी, यू वोंट बी एबल टू सक्सीड। ये चीज मान के चलो, ठीक है। मैं सारे डाउट्स जो है ना वो लास्ट में ले लूंगा, और डेली 3 घंटे की क्लास होगी, 20 एमसीक्यू लगाने ही लगाने हैं, 1-2 आंसर्स लिखने ही लिखने, और रिवीजन ऑन वीकेंड्स। क्या ये क्लियर है सबको? कंसेप्चुअल क्लैरिटी समझ में आई कि हम क्या करना चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं आप इतना ज्यादा इंडल्ज हो जाओ इस सोचने के तरीके में कि आपके मेंस के आंसर की क्वालिटी बढ़ जाए। आप मेंस के आंसर की क्वालिटी बढ़ा लोगे ना, बिलीव मी, आप प्रीलिम्स चुटकियों में निकाल लोगे, चुटकियों में। 1 महीने रटना है आपको फैक्ट्स, लेकिन मेंस लिखना दिक्कत होती है। मेंस में आपको क्लियरिटी होना, अपने आप को आपको पता है मैं शायद बहुत दिमागदार इंसान हूंगा, लेकिन अगर मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूं, बता नहीं पा रहा हूं, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक समवन एल्स अग्री कि हाँ यार मैं तगड़ा हूं। अगर आपको मुझे सिलेक्ट करना है तो आपको मुझे जानना जरूरी है। अब मैं बताने ही नहीं चाह रहा हूं कि मैं कौन हूं। तो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एक्चुअली राइट आंसर्स एंड स्लोली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ योर आंसर्स टू द मैक्सिमम लेवल। आपने ये चीज कर ली, मैं लिख के दे रहा हूं, आपका पूरा एग्जामिनेशन निकल जाएगा, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी, ठीक है। तो स्टडी, प्रैक्टिस,
अप्लाई द नॉलेज इन योर रियल एरिना, चलते फिरते वो नॉलेज अप्लाई करो कि हाँ यार सर ने बताया था इस स्कीम के बारे में, ये स्कीम चल रही है यहाँ पे, ये यहाँ पे, एंड रिवाइज। ठीक है। हाँ, एक चीज है, जिन लोगों ने कोर्स लिया हुआ है उनको मैं बता दूं, अगर आप ऐप पे, अगर आप लैपटॉप पे एक्सेस करना चाहते हो तो आप app.examoriginals.com इस वेबसाइट पे जाके आप लैपटॉप पे भी ये चीज देख सकते हो। एक चीज याद रखना, कुछ लेक्चर्स होंगे जो सिर्फ ऐप पे चलेंगे, हफ्ते में एक आध ऐसा लेक्चर होगा जो सिर्फ ऐप पे चलेगा ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। आपको जो भी डाउट हो वो आप अपने चैट सेक्शन में भी बोल सकते हो, लेकिन बेस्ट यही है कि क्लास में आओ, क्लास के बाद डाउट पूछ लो, दैट्स इट। मैं ड्रॉ करके वैसे ही बता दूंगा। ठीक है, ये सब तो तुम्हें बता चुका हूं, इसमें कुछ है ही नहीं। बुक्स के लिए मैं बता दूं, जिन लोगों को बुक्स मिल गई है ठीक है, जिनको नहीं मिली है उनको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भरना है, आपके घर पे बुक्स डिलीवर हो जाएंगी। ठीक है। बुक का मैं आपको एक सैंपल बता देता हूं। तो जैसे ये होम रूल लीग लिखा है अंडर तिलक, तो जब आपका मेंस का क्वेश्चन आता है ना, तो ऐसे ही आता है, व्हाट वर द स्पेसिफिकेशन या व्हाट वर द स्पेशलिटीज ऑफ होम रूल लीग, लाइक व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द होम रूल लीग स्टार्टेड बाय तिलक एंड एनी बेसेंट। तो दैट इज वाई आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो इसमें पहली बात तो पॉइंट वाइज डेटा दिया हुआ है, दैट हेल्प्स यू टू डायरेक्टली फेच मार्क्स इन मेंस एग्जामिनेशन। प्लस यहां पे जो स्कैनर दिया हुआ है, आप इसको स्कैन करोगे तो आप होम रूल लीग बाय तिलक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ऐसे स्कैनर्स आपकी बुक में जगह जगह पे दिए हुए हैं। तो दैट इज एन इनोवेशन दैट एग्जाम ओरिजिनल इज डूइंग। ठीक है। उसके बाद हमने ये डिस्कशन किया, या फिर आपका जो 448 टॉपिक्स का डिस्कशन किया, या रिकमेंडेशन टेस्ट सीरीज का डिस्कशन किया। ये सारी चीज हम इनिशिएटिव इसलिए कर रहे हैं कि जो कन्वेंशनल आपका मतलब बोलते हैं ना टीचिंग स्टाइल था, उसको बदला जा सके, और जो चीज आप 1 साल 1.5 साल में कवर अप करते थे वो आप 8 महीने में कवर अप कर लो, क्योंकि जिस चीज पे काम करना है उसी चीज पे काम किया जाएगा। इज इट क्लियर? तो मेंस में लिखने का तरीका ऐसा पॉइंट वाइज ही होता है। इज इट? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एग्जामिनेशन जो होता है 3 स्टेजेस में होता है, 5 मिनट में जल्दी कर लेते हैं, ये सब तो तुम्हें पता ही होगा। 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। ठीक है, 200 मार्क्स के, तो टोटल 400 मार्क्स का होता है। देन इफ यू क्वालिफाई प्रीलिम्स यू गेट टू मेंस। मेंस में 6 पेपर होते हैं। ठीक है, टोटल 1400 मार्क्स के। वो मार्क्स का डिवीजन मैं बाद में बता दूंगा। एंड थर्ड लेवल पे आपका इंटरव्यू होता है 175 मार्क्स का। जब प्रीलिम्स में आते हैं तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है आपका जनरल स्टडीज का, ठीक है, और दूसरा पेपर होता है आपका सी सैट यानी मैथ्स एप्टीट्यूड रीजनिंग वाले पार्ट का। ये वाला जो है सिर्फ क्वालिफाइंग है। आपने एक लिमिटेड नंबर ऑफ मार्क्स लाए, मैं बोलता हूं सिर्फ 35 क्वेश्चन, आपने अगर 100 में से 35 क्वेश्चन सही कर दिए, आपका ये पेपर निकल जाएगा। फिर आपका पेपर 1 चेक होगा। पेपर 1 के बेसिस पे आपकी मेरिट रैंकिंग बनती है, और इसी के बेसिस पे आप इन या आउट होते हो। ठीक है, और ये होता है आपके जीएस वाले पार्ट का पार्ट। ठीक है, मतलब जो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और टेक और ये वाले पार्ट का। तो इज इट क्लियर? ये आपका प्रीलिम्स है बेसिक। प्रीलिम्स क्या होता है? प्रीलिम्स में आप क्वालिफाई करते हो, आपको 100 एमसीक्यूज मिलते हैं। इन एमसीक्यूज में ऑन एन एवरेज जो कट ऑफ जाता है वो ये रहा है पिछले कुछ सालों में, ये आप पढ़ के देखिएगा। ऑन एन एवरेज आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 74 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, कैसे करने, क्या करने, वो हम बाद में बात करेंगे। और बाकी कैटेगरीज अकॉर्डिंगली अपने नंबर कम कर लीजिए, मतलब 1-1, 2-2 नंबर। अगर आप जनरल फीमेल की बात करें तो वो 72 पे चला जाएगा, ओबीसी की बात करें 72 पे चला जाएगा। बट अकॉर्डिंगली आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं 75 क्वेश्चंस, किसी भी कैटेगरी से आप कुछ भी हो सही करके आओ। और 75 करना कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये मेंस के 6 पेपर होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में और बाद में डिस्कस करेंगे, अभी कोई सेंस बनता नहीं है। बट मार्किंग स्कीम आप देख सकते हो, मेरा काम था पहली स्लाइड में देना। बट हाँ, प्रीलिम्स फिर मेंस की एक चीज याद रखना, आपको मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए इन ईच पेपर टू क्वालिफाई, ये याद रखना। आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं हिस्ट्री में बहुत ले आऊं और मतलब पेपर 1 में बहुत ले आऊं, पेपर 2 में मेरे बिल्कुल मार्क्स नहीं आए तो चल जाएगा, मैं फर्स्ट आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, तो नहीं, आपको हर पेपर में 40% मार्क्स चाहिए। और जितने भी लोगों की पोस्ट होती है, 400-500 लोगों की पोस्ट है, तो 3 गुना लोग इंटरव्यू में क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली 1400 का आपका मेंस होता है प्लस 175, तो टोटल 1575 का आपका पेपर रहता है मेंस प्लस इंटरव्यू का, और इसके बेस पे आपकी फाइनल रैंकिंग बनती है। ठीक है, इज इट क्लियर? ये चीजें तो हम कर चुके हैं, हो गया भाई बस। ठीक है, तो आई थिंक दैट आई एम डन फॉर द डे। कल से हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास आपकी है ज्योग्राफी की। अब आप लोगों के जो डाउट्स हो वो बताओ भाई।
आई होप आपको एमपीपीएससी के बारे में मोर और लेस एक आइडिया लग गया होगा, जो मैं बताना चाह रहा था कि क्या करना चाह रहे हो, क्यों करना चाह रहे हो, किन चीजों पे आपको ध्यान देना है, कोई सब्जेक्ट आप क्यों पढ़ रहे हो। अब एक चीज करना, बस जाके प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस देखना, और बहुत फालतू टास्क है लेकिन उसको रटना। एक बार बस जो उसके अंदर दिया हुआ है ना उसको समझना कि क्या दिया हुआ है। अब आप लोग रिलेट कर लोगे कि अगर ट्राइब्स के बारे में मुझे हिस्ट्री ऑफ एमपी में पढ़ना है तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि क्या पता मैं ट्राइबल एरिया में पोस्टिंग हो गई मेरी, तो अगर ट्राइबल एरिया में पोस्टिंग हो गई तो उनके कल्चर के बारे में, उनके रिलीजन, मतलब उनके एक एक्टिविटी या उनके इकोनॉमिक्स या उनके उनके सोसाइटी के बारे में तो मुझे पता होना ही चाहिए ना। तो दैट इज वाई ये चीज मुझे समझ में आएगी। अब आप एक बार सिलेबस जरूर देखना, एक ओवरव्यू जनरल आइडिया लग गया है। नेक्स्ट क्लास से यानी कल 4 बजे से हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर पॉलिटी, व्हाट पॉलिटी इज, व्हाई डू यू थिंक पॉलिटी इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ पॉलिटी, व्हाट इज लाइक पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये हमारे कल के 4 टॉपिक रहेंगे। अब आप लोगों के जो डाउट हो वो बताओ, पूछो पूछो भाई, कुछ तो आओगा डाउट। इतना तगड़ा पढ़ा है मैंने, डाउट ही नहीं आ रहा तुम लोग को? नहीं नहीं यार। वाई आई आर इज नॉट अ पार्ट ऑफ एमपीपीएससी? देखो सात्विक, सिंपल सी चीज है कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो बेसिकली डायरेक्टली डील नहीं करते हैं एमपी के एग्जीक्यूटिव्स, सो दैट इज वाई आई आर इज नॉट अ पार्ट ऑफ एमपीपीएससी। वही बात है ना, आई आर इज अ पार्ट ऑफ यूपीएससी, तो क्यों नहीं था? डालना ही था, कॉपी कर रहे थे तो आई आर भी कर देते। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान के बारे में तो पता कर ही लेते हम, लेकिन जब जरूरत ही नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में इनकी जरूरत ही नहीं है, तो क्यों फालतू चीजें पढ़ना। और डाउट क्या है आप लोगों के? ऐसे राइटिंग इज अ पेपर, इट इज नॉट अ सब्जेक्ट। नेहा, हिंदी इज अ सब्जेक्ट। यस, हिंदी पढ़ना आप लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में हो आप, तो लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है। ऑब्वियसली आप ये सारे काम जितने हमने इतनी बातें करी वो कर कब पाओगे? जब आप कम्युनिकेट कर पाओगे। सो दैट इज वाई हिंदी पढ़ना तो बहुत जरूरी है ही। जल्दी भाई, कुछ और डाउट नहीं है तो देन वील बी टेकिंग अ लीव। ठीक है, कोई डाउट है आप लोगों को तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो, बट आई होप आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन मिल गया है पीएससी का। और हम 2 सब्जेक्ट प्रीलिम्स और 1 सब्जेक्ट मेंस के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ तो पूछो यार, मेरे पास है 5 मिनट अभी। वाई आर वी स्टडिंग साइबर सिक्योरिटी? देखो नेहा, इंटरनेट सब चलाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बताऊं, एक आईपीएस है मिस्टर वरुण कपूर, ठीक है, इंदौर में पोस्टेड थे, एंड ही वाज अ हेड ऑफ साइबर सिक्योरिटी सेल। क्यों? क्यों एमपी में साइबर सिक्योरिटी सेल है ही क्यों? देखो, इट्स नॉट अबाउट एमपी और एनीवेयर, इट्स अबाउट, जब इंटरनेट की बात आती है ना, इंटरनेट ने ग्लोबलाइजेशन को हेल्प, एक नई उड़ान दी है। तो अगर कोई अफ्रीका में बैठा हुआ इंसान एमपी के किसी इंसान के साथ फ्रॉड कर सकता है, बैंकिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड, मेडिकल फ्रॉड, 10 चीजें होती है, तो देन हु विल हैव टू, मतलब हु विल बी डीलिंग विद इट? कौन सेंटर करेगा? नहीं, आपके आसपास के जो, मतलब आपके आसपास के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वही तो उसको डील करेंगे। तो दैट इज वाई पुलिस के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है साइबर सिक्योरिटी सेल। सो दैट इज, तो आपको भी साइबर सिक्योरिटी, क्या अगर आप वहां पोस्टेड हो गए, एंड साइबर इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ टुडे। ठीक है, आपको ये पता होगा, मतलब 3 to 4 टाइम्स से ज्यादा रेट से इंडिया में जो इंटरनेट पेनिट्रेशन था, अभी कितना है बताओ? इंडिया में इंटरनेट पेनिट्रेशन कितना? 18% हुआ करता था आज से 1 साल पहले, लेकिन अभी कितना है? 1 से 1.5 साल से पहले 18% था। अब आप ये समझो 3 to 4 टाइम्स। कुछ कुछ अर्बन एरियाज में और स्पेसिफिकली इन रूरल एरिया में पहले नेटवर्क नहीं हुआ करता था, मोबाइल नहीं हुआ करते थे। अब मोबाइल भी लोन पे मिलने लगी, ईएमआई पे मिलने लगी है, इंटरनेट भी सस्ता हो गया था, और जियो के आने के बाद इतना बूम हुआ है कि अब हर की लाइफ का हिस्सा हो गया इंटरनेट। और अगर कोई भी फ्रॉड हो रहा है इंटरनेट पे, एंड इट्स नॉट ओनली, आपने, आप में से कितने लोगों को डीप फेक के बारे में पता है? व्हाट डू यू मीन बाय डीप फेक? DEEPFAKE, बताओ डीप फेक के बारे में क्या पता है आप लोगों को? सागर चतुर्वेदी, आप मेंस के बाद नहीं, आपको इंटरव्यू के बाद पोस्ट मिलेंगी भाई। एनी इंपैक्ट इंपॉर्टेंस ऑफ हैंडराइटिंग? देखो, मैं बता रहा हूं सात्विक, इस चीज का जवाब मैं दे दूंगा। पहले साइबर सिक्योरिटी वाला खत्म कर लेते, जल्दी बताओ भाई यार, पनवेल निकलना है, जल्दी करो यार। सॉरी, वेरी गुड। डीप फेक का मतलब यही होता है कि जो रियलिटी नहीं है लेकिन उसको रियलिटी करके बताना। ठीक है, मैं यहां पे बोल रहा हूं, अब हो सकता है मेरा ऑडियो बदल के मेरे इसी लिपसिंग पे कोई गाली रख दे, रख सकते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है। दैट इज डीप फेक। सच्चाई नहीं है लेकिन उस फोटो को इतना ज्यादा सच बना के वायरल कर दिया जाता है। तो नाउ इफ सच थिंग्स आर हैपनिंग, एंड बिलीव मी,
एक मतलब इतने केसेस होते हैं ना आपके पास, अगर कोई पुलिस वाले से आपका कांटेक्ट हो ना, आपकी आपकी फैमिली से, रिलेटिव से कोई हो, यू जस्ट गेट टू नो अबाउट द डीप फेक केसेस दैट आर कमिंग अप। हर लड़की इतना परेशान होगी ना कभी अपनी लाइफ में। मतलब आप ये समझो कि मतलब जो रूरल एरियाज है ना, वहां पे इतने ज्यादा लेवल पे डीप फेक के केस हो रहे हैं, मतलब जस्ट टू कन्विंस गर्ल्स कि अरे बहुत कॉमन चीज है। हाँ हाँ, डाल दिया। अब दैट हैपेंस, एंड इफ सच थिंग्स आर हैपनिंग, देन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? ऑब्वियसली यू हैव टू स्टडी साइबर सिक्योरिटी बिकॉज यू माइट गेट पोस्टेड इन दैट एरिना एज वेल। ठीक है, हैंड राइटिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। सात्विक इज आस्किंग हैंड राइटिंग। देखो, इट इज वेरी वेरी रिलेटिव टर्म। मैं आपको ये चीज बता दूं, जितने लोग आप नेट पे देखते हो या कुछ करते हो, किसी का जवाब कभी सही हो ही नहीं सकता ना। मेरा जवाब सही होगा इसमें। क्यों? क्योंकि ये रिलेटिव है। हो सकता है मेरा मूड अच्छा है तो तुम्हारी हैंडराइटिंग बस पढ़ने में आ रही है, मैं नंबर दे दूं। हो सकता है मैं घर से लड़के आया हूं और तुम्हारी हैंडराइटिंग मुझे और इरिटेट कर रही है तो मैं नंबर ना दूं। तो दैट इज वाई इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हु इज चेकिंग, the mood of that person, the timing, n number of factors are there. So what you can do, your handwriting should be basic enough to be to so that a person is able to read, वो at least पढ़ पाए। ठीक है, easily। अब आपकी हैंडराइटिंग पढ़ने में ही कठिन होगी ना, तो शुरू की 2 लाइन तो ट्राई करेगा वो, लेकिन उसके बाद करके एक आपको 5 में से 1 नंबर देके वो अलग कर देगा, एंड यू कांट इवन डू एनीथिंग। और इसका कोई वो नहीं है ना कि आप बोलोगे नहीं सही तो लिखी थी, भाई ने सही तो लिखा है। नहीं लिखा है भाई ने सही, यही तो दिक्कत है। आपने सही लिखा है अपने हिसाब से, बट द प्रॉब्लम इज कि अगर सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा है तो व्हाट यू कैन डू, एंड यू वोंट इवन गेट टू नो कि यार तुम्हें कितने नंबर मिले पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सो दैट इज वाई हैंडराइटिंग बिल्कुल खूबसूरत नहीं रखनी है, लेकिन हाँ मतलब मैं ये बोलूंगा रीडेबल जरूर रखना, क्योंकि एमपीपीएससी में इतना टाइम क्रंच नहीं होता है, यूपीएससी में बहुत टाइम क्रंच होता है, लेकिन यहाँ पे मैनेजेबल है। तो इसीलिए तो हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करा रहे हैं आपकी। आप आंसर राइटिंग में हैंडराइटिंग खराब लिख के तो देखो, तो आपको समझ में आएगा, वो होगा। डायग्राम्स, मैप, सप्लीमेंट्स द मार्क्स, ऑब्वियसली शीना। ये सारी चीजें जब हम मेंस के आंसर राइटिंग प्रोग्राम की बात करेंगे, जब आपका आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू होगा, तो आपको धीरे धीरे चीजें पता चलेंगी कि एक आंसर को सही कैसे लिखते हैं। मैंने कई लोगों को ये चीज बताई है, क्या आपने जो चीज क्लास में पढ़ी वो जाके चिपका के आ जाओगे तो क्या दैट इज अ ग्रेट आंसर? दैट इज नॉट अ ग्रेट आंसर। आपको एक अच्छा आंसर लिखने के लिए ना, पहली बात तो क्वेश्चन की डिमांड समझनी है, रादर देन कि मैंने होम रूल लीग पे 5 पॉइंट्स पढ़े थे वही मैं चिपका दूं। सिंपल सी बात समझो आप। ठीक है, तो दैट इज वाई सबसे पहले क्वेश्चन की डिमांड पढ़ के आपने 2 या 3 स्टैटिक पॉइंट डाले, उसके बाद उसमें एक करंट अफेयर्स डाला, तो आपका आंसर थोड़ा और बेहतरीन हुआ। उसके बाद आपने उसमें एक पॉइंट अपनी पर्सनालिटी का डाला, तो उसमें थोड़ा और एनहांसमेंट आया। साइड में आपने एक फ्लो चार्ट या डायग्राम बना दिया, तो उसमें थोड़ा और एनहांसमेंट आया। ठीक है, अब ये सब लोग कर रहे हैं, लेकिन सब लोग करंट अफेयर अच्छे से नहीं डाल पाएंगे, सब लोग अपनी पर्सनालिटी को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, सब लोग डायग्राम्स नहीं बना पाएंगे, सब लोग फ्लो चार्ट्स नहीं बना पाएंगे। हमारे पास कम से कम नहीं तो आप समझो 68 टाइप्स के डायग्राम है जो आप अपने आंसर्स में बना सकते हो। वो धीरे धीरे आपको पता चलेंगे आप, और ये भी नहीं है कि हर आंसर में लगे पड़े हैं बनाने के लिए। इट इज रिक्वायर्ड, देन ओनली ड्रॉ इट। 60% से ज्यादा में नहीं बनाना है आपको डायग्राम, नहीं बनाना है आपको मैप। 60% में ही आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन देना है। आप अगर हर में डायग्राम बना दोगे तो उस डायग्राम की कीमत रहना बंद हो जाएगी। आपके पेपर में शुरू में तो नंबर मिल जाएंगे, बाद में नंबर नहीं मिलेंगे। इज इट क्लियर? तो दैट इज इंपॉर्टेंट, बट यू विल गेट टू नो ऑल दीज थिंग्स इन योर मेंस क्लास। ठीक है, और बताओ। आई थिंक आई एम डन फॉर द डे, टाइम भी हो चुका है। तो इट वॉज ग्रेट interacting with you people. Thank you and all the best. Aman sir will be starting in about a minute. ठीक है, चलो, थैंक यू।